Welcome students in lecture number 37. In this video lecture, we will learn how to do hypothesis testing about difference between means of two populations. आपको याद होगा मैंने आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन्स के बारे में बताया था कि ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इसका मीन किसके बराबर होता है, डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स के, और स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा वन स्क्वायर ओवर एन वन प्लस सिग्मा टू स्क्वायर ओवर एन टू, वेयर सिग्मा वन स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट पॉपुलेशन, sigma 2 square is the variance of second population. N1 is sample size drawn from the first population. N2 is sample size which is drawn from the second population. Okay. तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमें किसके बारे में करनी है, हमें यहाँ पर दो पॉपुलेशंस की एवरेज वैल्यू के बारे में हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है कि दोनों पॉपुलेशन की एवरेज वैल्यू डिफरेंट है या एक की एवरेज वैल्यू ग्रेटर है या फर्स्ट की एवरेज वैल्यू स्मॉलर है सेकंड से। तो स्टेप नंबर 1 हम क्या स्टेट करेंगे, नल हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द एवरेज वैल्यू ऑफ टू पॉपुलेशन, क्योंकि नल में हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस। स्टेप नंबर 2 में we'll state alternative hypothesis, that is if we want to test that the average value is different, then we take this alternative hypothesis. If we want to test that average value of first population is greater than the average value of second population, then we take this null alternative hypothesis. If we want to test that the average value of first population is less than the average value of second population, then we take this alternative hypothesis. So which alternative hypothesis is to be taken is depends upon what is to be tested in the question or which claim we want to test. Next step is set level of significance, that is alpha. It may be 5% or 1% or 10%. Step number 4, we compute Z statistics because the distribution is normal. So we find the value of standard normal variate, which is equal to the difference of these values. What are these values? Around the mu1 minus mu2. ये values कौन सी हैं? ये difference है sample means का, right? ये हमने x axis पे लिया है और y axis पे उनकी corresponding probability, so that we have this shape. तो z की वैल्यू क्या आएगी, x1 कैप माइनस x2 कैप माइनस mu1 माइनस mu2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2, provided the sample size should be large. If sample size is small but the population from which the sampling is done is normal in shape, then also we can use this formula. Then next step is find critical value. Which depends upon level of significance. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या लिया है हमने, उस पर डिपेंड करती है। दूसरा किस पर डिपेंड करती है, टाइप ऑफ टेस्ट, टू टेल टेस्ट है या वन टेल टेस्ट है, वन टेल्ड और टू टेल्ड। क्योंकि वन टेल में पूरा एरिया अल्फा के बराबर हो जाता है और टू टेल में अल्फा की जो वैल्यू है वो हाफ हाफ डिवाइड होती है दोनों साइड। तो जेड की जो क्रिटिकल वैल्यू है, जो टेबुलेटेड वैल्यू जो आप देखते हो स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल में, वो डिपेंड करती है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर प्लस टाइप ऑफ टेस्ट पर। देन स्टेप नंबर 6, यहीं पर स्टेप नंबर 5 में आपको क्रिटिकल और एक्सेप्टेंस रीजन भी ड्रॉ करना है। ड्रॉ क्रिटिकल एंड एक्सेप्टेंस
रीजन एंड मार्क, और क्रिटिकल वैल्यू इसमें मार्क करनी है. Step number 6 is we compare test statistics value with critical value. या फिर यू कैन चेक कि जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है वो किस रीजन में फॉल हो रही है, क्रिटिकल रीजन में या एक्सेप्टेंस रीजन में. एंड देन वी टेक द डिसीजन ऑफ whether we have to accept the null hypothesis or reject the null hypothesis and take the appropriate decision. Okay, so let's take one example quickly to understand the whole concept. मैं पूरा एग्जाम्पल नहीं लिख रही हूँ, मैं शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या है क्वेश्चन. वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ प्रोफेशनल वुमेन्स. जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनकी पॉपुलेशन है. प्रोफेशनल वर्किंग वुमेन, एंड the standard deviation of their annual salary is this. The sample is taken of 87 women. This is sample, and it is noted that average amount paid annually into PPF, Public Provident Fund, per person, ये कितना है? 3,352. इतना एवरेज ईयरली पे करती हैं पीपीएफ में. इसी तरह से दूसरी पॉपुलेशन है वर्किंग प्रोफेशनल वर्किंग मैन की. वर्किंग मैन, यहाँ से भी सैम्पलिंग की गई है. यहाँ पर 76 वर्किंग मैन का सैंपल लिया गया है, और इसमें देखा गया कि एवरेज एन अमाउंट पेड annually into PPF per person is $5,727, and the standard deviation here is 1700. ये दो पॉपुलेशंस हैं, एक पॉपुलेशन है प्रोफेशनल वुमेन की, एक पॉपुलेशन है प्रोफेशनल मेन की. तो 87 प्रोफेशनल वुमेन की जब जो अमाउंट वो पे करती हैं उसका एवरेज देखा गया, तो पीपीएफ में इतना एवरेज एक वुमेन पे करती है एनुअली, जबकि एक पर्सन एनुअली इतना पे करता है अकॉर्डिंग टू दिस सैंपल इंफॉर्मेशन.
तो वुमेन एक्टिविस्ट जो ग्रुप है वो ये चेक करना चाहता है, ये प्रूव करना चाहता है कि जो विमेन है वो ज्यादा पे नहीं करती हैं मेन से, मतलब कम ही पे करती हैं. Women's pay less than men. They want to test this. They want to prove this. तो सैंपल से तो हमें ऐसा लग रहा है कि वाकई में विमेन कम पे करती हैं मेन से, लेकिन हमें इसको जर्नल स्टेटमेंट बनाने के लिए, मतलब पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई करने के लिए वुमेन की, हमें हाइपोथेसिस टेस्ट करनी पड़ेगी. तो उसके लिए, और इसमें जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 0.001 हमें गिवन है. गिवन अल्फा इज इक्वल टू 0.001. तो वुमेन एक्टिविस्ट ग्रुप want to test that the group of professional working women do not pay more than the as paid by professional men, means they paid less than professional men. So we set null hypothesis. We take the null hypothesis that the average amount paid by women and average amount paid by men, they are same annually, because in null hypothesis we consider that there is no difference, and in alternative hypothesis we take that mu1 is less than mu2, because we want to prove that women paid less than men. And alpha here is 0.001. Step number 1, step number 2, step number 3. Step number 4, calculate z, which is x1 cap minus x2 cap minus mu1 minus mu2 whole divided by square root of sigma 1 square upon n1 plus sigma 2 square upon n2. So z value is x1 bar क्या है, जो सैंपल से एवरेज वैल्यू निकल कर आई है, दैट इज 3352. फर्स्ट पॉपुलेशन से जो सैंपल लिया गया है उसका एवरेज. ये एवरेज है सेकेंड पॉपुलेशन से जो सैंपल लिया गया है उसका एवरेज 5727. This is the average of first population and this is the average of second population, and we calculate z always under the null hypothesis, and null hypothesis says that there is no difference. आपने null hypothesis क्या state करी है, there is no difference, so mu1 minus mu2 is 0. Sigma 1 square is standard deviation of the first population, which is 1100. Check this. And second population का है 1700. N1 is sample size drawn from the first population. N2 is sample size drawn from the second population. When you solve it, you will get minus 10.42. Step number 5 is we draw the critical region and acceptance region. Let me draw it again.
So because this is left tail test, so we take the critical region to the left hand side, and this area is 0.001, and this here the value of z is 0 always, and since this half of the area is 50% or 0.5, so we subtract 0.001 from 0.5. That will give us 0.499. This area is 0.499. So we look into the table for the area equal to 0.499, and that will give us this value, which is minus 3.08. This is Z. This is critical value. Critical value basically separate the region of acceptance and region of rejection. This is region of rejection or critical region. And this whole towards the right hand side of this region, this whole including this, is total acceptance region. Let me write it with red ink. Acceptance region. Okay. So we can see that this minus 10.42 is coming into the critical region. So you can write here that since minus 10.42 is less than minus 3.08, that is minus 10.42 falls in critical region. So null hypothesis is rejected. Means वाकई में we can say that जो women है professional women, they pay less than professional men into public provident fund account. Okay, so this decision is accepted and this decision is rejected. Let's see the second problem. Second problem is एक सर्वे किया गया है बाइंग हैबिट्स देखने के लिए वुमेन शॉपर्स की। तो दो तरह की मार्केट हैं, दो तरह की मार्केट चूज की गई हैं। एक है मार्केट ए और एक है मार्केट बी। यहाँ से 400 वुमेन्स का सैंपल लिया गया है इस मार्केट से रैंडमली, और जो एवरेज वीकली फूड एक्सपेंडिचर है वो है ₹250 का, विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, मीन्स अगर सैंपल से लिया गया है इसलिए हम S1 लेंगे यहाँ पर 40। अब यहाँ से सुपरमार्केट नंबर बी से भी 400 वुमेन्स का सैंपल लिया गया है, और ये अनदर सेक्शन है सिटी का, दूसरा सेक्शन है, मतलब सिटी सेम है, सिटी के दो अलग अलग सेक्शंस हैं। ये एक सुपरमार्केट ए है, सुपरमार्केट बी है। यहाँ से 400 वुमेन्स का सैंपल लिया गया और ये देखा गया कि जो वुमेन है वो वीकली जो फूड पे खर्चा करती हैं वो 250 रुपीज का करती हैं यहाँ पर, और
इस सिटी में एवरेज वीकली फूड एक्सपेंडिचर इज नोटेड टू बी ₹220 with a standard deviation of 55 rupees. ओके, अब आपको टेस्ट करना है, टेस्ट एट 1% level of significance whether the average weekly food expenditure of two populations of shoppers are equal. मतलब ये दो पॉपुलेशन एक तरह की, एक पॉपुलेशन हमने ली है सुपरमार्केट ए की, एक सुपरमार्केट बी की। उस पॉपुलेशन से हमने सैम्पलिंग की है 400 वुमेन्स की, और यहाँ से सैम्पलिंग करी है 400 वुमेन की। यहाँ पर सैम्पलिंग से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली कि एवरेज वीकली फूड एक्सपेंडिचर 250 रुपीज का है यहाँ पर, with a standard deviation of ₹40, and here average weekly food expenditure is of ₹220 with a standard deviation of ₹55. We have to test at 1% level of significance that whether the average weekly food expenditure of two populations of shoppers are equal. Okay, क्या वाकई में इक्वल हैं या इक्वल नहीं है? हमें ग्रेटर और लेस नहीं चेक करना है, केवल इक्वालिटी चेक करनी है। तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी इस केस में? नल हाइपोथेसिस तो हमेशा यही रहेगी, μ1 इज इक्वल टू μ2, कि एवरेज वीकली एक्सपेंडिचर ऑफ टू populations of shoppers is same, there is no difference. Alternative will be μ1 minus not equal to μ2, क्योंकि इक्वल है या नहीं हमें ये चेक करना है बस। अल्फा हियर इज 0.01, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब हम z कैलकुलेट करेंगे, विच इज x1 बार माइनस x2 बार माइनस μ1 माइनस μ2 होल डिवाइडेड बाय। अब क्योंकि आपको सैंपल साइज तो लार्ज दे रखा है, लेकिन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन नहीं है, केवल सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है। तो हम क्या करेंगे, जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन से ही एस्टिमेट करेंगे because of large sample size. So in place of sigma 1 square here we will take s1 square upon n1 plus s2 square upon n2. ये बात याद रखिएगा, अगर आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन नहीं है लेकिन सैंपल साइज बहुत लार्ज है, तो उस केस में हम सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन से हम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्लेस कर सकते हैं सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन से। So the value of z will be 250 minus 220 whole divided by square root of 40 square divided by 400 plus 55 square divided by 400. That comes out to be
8.82 approximately. Now we draw critical and acceptance region. क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है तो क्रिटिकल रीजन बोथ साइड होगा और 0.01 टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. 0.01. Let me check it again. 0.01 divided by 2. This is 0.005. This is also 0.005. This value is 0 here. This value, when you look in the table, is 2.58. आपको कैसे चेक करनी है ये वैल्यू, कैसे आप कैलकुलेट करोगे? आप 0.5 में से पहले आप ये एरिया निकालोगे, ये वाला एरिया. ये एरिया कितना आएगा? 0.5 में से आप 0.005 को माइनस करोगे तो ये एरिया आएगा 0.499. ओके. अब आप टेबल में देखोगे 0.495 एरिया कहाँ पर है. तो 0.495 एरिया जब आप सर्च करोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो z की वैल्यू आएगी वो आपको मिलेगी 2.58. ओके. 2.58. तो ये क्रिटिकल वैल्यू है. दिस इज क्रिटिकल वैल्यू. क्रिटिकल मार्किंग करना बहुत ज़रूरी है. जब आप फिगर बनाएं तो उसकी लेबलिंग ज़रूर करें. This is, let me write it with red ink. This is acceptance region. You can also use some different ink color pens to highlight your labeling. This is critical region. This is also critical region. Okay, so you can mark this value in the figure. This is 8.82, which is much greater than 2.58. So obviously this value is falling in critical region. So when this value falls in the critical region, we reject the null hypothesis. So you can write here 8.82 clearly. 8.82 falls in critical region. Hence, null hypothesis is rejected. क्या डिसीजन लिया मीन्स आपने? हमने ये null hypothesis लिया था, which is saying that there is no difference between the average annual weekly food expenditure. लेकिन वाकई में difference है. There both population spend different money on food expenditure, weekly food expenditure. तो अगर आपको ये टेस्ट करना है कि जो सुपरमार्केट ए के शॉपर्स हैं वो ज़्यादा खर्च करते हैं सुपरमार्केट बी के शॉपर्स से, अगर आप ये टेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर μ1 ग्रेटर देन μ2 लेंगे और फिर सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे और
यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा। ग्रेटर के केस में क्रिटिकल रीजन यहाँ पर फॉल होगा केवल, और अल्फा इस रीजन का जो पूरा एरिया है दैट इज 0.01, and then accordingly we find the critical value and then compare it with 8.82. ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहती हूँ कि आपने ये हाइपोथेसिस टेस्ट करी है 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। अगर आप इसको 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर टेस्ट करते हो तो क्या तब भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी? बताइए। 1% का मतलब है ये टोटल एरिया 1% है। अब 5% लोगे तो क्या होगा? क्रिटिकल रीजन बढ़ जाएगा ना, क्रिटिकल रीजन बढ़ जाएगा। लेकिन ये वैल्यू क्या हो रही है आपकी? ये वैल्यू तो 2.58, सॉरी, क्रिटिकल रीजन बढ़ जाएगा तो ये वैल्यू, ये रीजन आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब लेट मी हाईलाइट दिस, ये हो सकता है इसकी विड्थ ऐसे बढ़ जाएगी। तो विड्थ बढ़ने से क्या होगा? क्या ये वैल्यू अंदर आ जाएगी? नहीं, तब भी रिजेक्ट हो जाएगी नल हाइपोथेसिस। जब ये इतने से क्रिटिकल रीजन में रिजेक्ट हो रही है तो इतने क्रिटिकल रीजन में भी तो रिजेक्ट हो जाएगी। समझ रहे हो ना बात को? अगर क्रिटिकल रीजन छोटा हो जाए तब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भी हो सकती है, लेकिन क्रिटिकल रीजन अगर बढ़ रहा है तो नल हाइपोथेसिस जो 1% पे रिजेक्ट हुई थी वो 5% पे भी रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन 5% पे अगर रिजेक्ट हो रही है तो 1% पे भी हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि 5% में क्या है, ये एरिया आपका ज्यादा है क्रिटिकल रीजन का, लेकिन 1% में क्या होगा, एरिया रिड्यूस हो जाएगा। तो हो सकता है कि वो वैल्यू जो 5% में यहाँ फॉल हो रही हो वो 1% एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल हो जाए, क्योंकि आपका क्रिटिकल रीजन आगे शिफ्ट हो गया, छोटा हो गया। तो छोटा होने से जो वैल्यू हो सकता था 5% पे क्रिटिकल रीजन में आ रही थी वो वैल्यू 1% पे क्रिटिकल रीजन में फॉल ना करे। तो अगर नल हाइपोथेसिस 5% पे रिजेक्ट हो रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो 1% पर भी रिजेक्ट हो जाएगी, 1% पे एक्सेप्ट भी हो सकती है। लेकिन अगर 1% पे रिजेक्ट हो रही है तो 5% पे डेफिनेटली रिजेक्ट होगी। इज दैट क्लियर? अब एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं एंड देन वी क्लोज दिस लेक्चर। एग्जाम्पल नंबर 3। एक प्लांट ए है, या ऑर्गेनाइजेशन मान मान लीजिए प्लांट ए। यहाँ पर जो वर्कर्स हैं 150 वर्कर्स का सैंपल लिया गया है, 150, और उस सैंपल में जो एवरेज आर्ली वेजेस हैं घंटे के, मतलब जो एवरेज पैसा दिया जाता है पर आवर, दैट इज ₹2.56 with a standard deviation of 1.08। और ये प्लांट बी है, यहाँ पर 200 वर्कर्स का सैंपल लिया गया यहाँ से, और यहाँ पर देखा गया कि एवरेज आर्ली जो वेजेस हैं पेड टू द वर्कर्स हियर इज 2.87 with a standard deviation of 1.28।
ठीक है, तो from the figure it seems that the wages paid by plant B are greater than the wage paid by plant A. मतलब प्लांट बी के वर्कर्स को ज्यादा पैसा मिलता है। तो क्या हम इस क्लेम को टेस्ट कर सकते हैं? इस क्लेम को टेस्ट कर सकते हैं। आप ले लीजिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सपोज 5%। तो टेस्ट द क्लेम at 5% level of significance. That workers of plant B are paid more than workers of plant A. ये क्लेम हमें टेस्ट करना है। तो इसके लिए फिर से हम स्टेप नंबर 1 लिखते हैं। null hypothesis, we assume that there is no difference in the average wage in the wages paid by average wage paid by workers of plant A and plant B. plant A और plant B के workers की average salary same है। alternate hypothesis, क्योंकि हमें ये टेस्ट करना है कि plant B के वर्कर्स को ज्यादा मनी मिलता है और प्लांट ए के वर्कर्स को कम पैसा मिलता है, तो μ1 is less than μ2। okay, alpha here is 5%। we calculate z, which is x1 bar minus x2 bar minus μ1 minus μ2 whole divided by, क्योंकि सैंपल साइज लार्ज है इसलिए हम यहाँ पर s1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस s2 स्क्वायर अपॉन n2 ले सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 2.56 minus 2.87 whole divided by 1.08 square upon 150 plus 1.28 whole square divided by 200। ठीक है, that comes out to be minus 2.46। now we draw critical and acceptance region। mark this as 1 2 3 4 5 here we have 0। this is a left tail test। the value of z will be minus 1.645। ये कैसे निकालनी है आपको, ये मैं फिर से बता देती हूँ। आपको 0.5 में से ये एरिया जो कि 5% है 0.05, इसको माइनस करना है 0.5 में से, तो ये एरिया आएगा ये वाला। दिस एरिया इज 0.5 माइनस 0.05, कितना आएगा 0.45। अब आप टेबल में देखेंगे 0.45 एरिया कहाँ पर है। 0.45 एरिया के कॉरेस्पॉन्डिंग z की वैल्यू आएगी माइनस 1.645। ये है क्रिटिकल वैल्यू। दिस इज critical region and this whole is acceptance region।
Now you can compare this value with this value. You can see that minus 2.46 will lie in the critical region because this is minus 1.645. So null hypothesis is rejected. Okay. At 5% level of significance. So let me write here. Since minus 2.46 falls in critical region, so null hypothesis is rejected. आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। तो आपको लेक्चर अगर वाकई में पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।